एनसीईआरटी फिजिक्स का क्लास 12 का ये हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा है उसमें अभी तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तक पढ़ लिया है और इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के जो 4 पार्ट्स हैं वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं और पूरा फिजिक्स 11-12 का हमारे चैनल पे अवेलेबल कराया जा रहा है। बहुत सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री, मैथ, बायो भी अवेलेबल कराया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए जिससे कि वो इसका फ़ायदा उठाएं। बात करते हैं इस टॉपिक की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखिए एक सिंपल सी बात है कि बेसिकली क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या। सबसे सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ, अगर लेमैन के लैंग्वेज में, आम आदमी की भाषा में, तो ये है कि किसी चार्ज को आपने मतलब कोई चार्ज आपने रखा, वो क्या करेगा आसपास के एरिया में अपना इन्फ्लुएंस दिखाएगा जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो आप। ओके, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या किया, हम इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्या बोला मैंने, कोई जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है किसी भी चार्ज की वजह से उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और कुछ नहीं है। ओके, तो बेसिकली बात सपोज करिए कोई चार्ज है, कोई चार्ज आपने रख दिया तो अपने आसपास के एरिया में फील्ड जनरेट करेगा और उसको हम क्या करते हैं डायग्राम अगर दे देते हैं, डायग्राम से के थ्रू दिखाते हैं तो हमें आपको ज़्यादा समझ में आता है, हमें ज़्यादा समझ में आता है, उसको अच्छे से अच्छे एनालाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं ये इसको इजी करने के लिए, समझाने के लिए या समझ को अच्छे से बनाने के लिए हम बेसिकली उसको फील्ड लाइंस से कुछ डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि अगर किसी भी चीज़ का, किसी ऑब्जेक्ट का मैं बोलता हूँ कि अगर हम उसका नाम लेके बुलाऊँ या उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँ, खाली ऐसा है, सपोज करो कि मैं बात करूँ कोई भी चीज़, कोई भी सपोज करो मैं अपने बारे में मैं अपने बारे में बोलूँ, नाम प्रदीप कुमार, फिर उसके बारे में कि भाई ऐसे बाल हैं, ऐसे आँखें हैं और ऐसा कलर है, तो ये सब, इससे अच्छा क्या करें किसी को इसका फोटो दिखा दें। तो मेरा अगर किसी को फोटो दिखा देंगे तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से वो समझ लेगा कि हाँ इस तरह का इनका, इसको मतलब अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकता है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे जो है ना, बस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और कुछ नहीं, राइट। अब एक पॉइंट चार्ज देखिए, इसमें क्या है कि पॉइंट चार्ज को अगर रखते हैं, सपोज कि इसमें अलग अलग तरह के चार्जेस वगैरह हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट चार्ज ले रहा हूँ, इसी तरह से मैं लाइन चार्ज के बारे में बात करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रखा तो इसके आसपास के एरिया में फील्ड जनरेट होगा और यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा के फील्ड निकाल सकते हो कि भाई फील्ड कितना है और किस डायरेक्शन में है, ये निकाल सकते हो। सपोज करिए कि आपको यहाँ पे फील्ड निकालना है, इस फील्ड में, इस जगह पे फील्ड निकालना है, तो क्या करोगे आप कि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दोगे और ये टेस्ट चार्ज रख दोगे। फॉर्मूला आपको पता है E = Q0/r², ये फॉर्मूला पता है आपको। ये भी पता है कि ये प्लस प्लस ये रिपेल करेंगे तो इधर फोर्स का डायरेक्शन होगा, तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर ही फील्ड का डायरेक्शन होता है। ये आसानी से आपको दिख जाएगा, राइट। तो ये देखिए अब जैसे से यहाँ पे R की वैल्यू चेंज होगी, R बढ़ेगा तो E की वैल्यू घटेगी, यहाँ पे और घटेगा, तो यहाँ पे और नज़दीक ये R की वैल्यू घटेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसके R की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू घटेगी, नज़दीक लेके जाओगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, राइट। अब ये जो डायग्राम बना है इसमें हमें कुछ चीज़ें, हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है, देखिए यहाँ पे ये जो लाइन्स है ना, इन लाइन्स के बीच में सेपरेशन कम है, यहाँ पे सेपरेशन ज़्यादा है। तो सेपरेशन जहाँ पे कम है इसका मतलब ये है कि ये आपको ये बताता है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे देखिए लाइंस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब ये बताता है कि स्ट्रेंथ कम है। यहाँ पे कम जो फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका स्ट्रेंथ कम होगा, वो कम स्ट्रॉन्ग होगा, लो वैल्यू इसकी कम होगी। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और साथ में उसका मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी, मतलब उसकी इंटेंसिटी के बारे में एक रिलेटिव जानकारी मिलती है, वही दूसरे पॉइंट के कंपैरेटिवली उस पॉइंट पे कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो ये चीज़ें और डायरेक्शन क्या है फील्ड का, वो चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलता है, राइट, करेक्ट। तो होपफुली यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, ठीक है।
अब देखिए ये जो कोई भी चार्ज आप लेते हो, तो कोई चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी चार्ज आप लेते हो सकता है कि जैसे यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, लाइन चार्ज भी हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये क्या होता है, कोई चार्ज आप लेते हो तो ये चार्ज से फील्ड लाइन जो है, भाई देखिए ये चार्ज है इससे फील्ड लाइंस हर तरफ निकलती है, इस तरफ निकलेंगी, इस तरफ निकलेंगी, हर तरफ निकलती है। तो किसी एक जगह का लिया गया है, किसी एक जगह का लिया गया, क्या बोलने का मतलब कि यहाँ पे आप देखोगे इस जगह पे इतने दूर का लिया गया है, तो इतने दूर का लिया गया है, और यहाँ पे देखोगे तो 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स, ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लीजिए, इनके बीच में सेपरेशन आप देखोगे जितना है उससे ज्यादा सेपरेशन यहाँ पे है, तो इसका मतलब इन यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो कम है एज कम्पेयर टू यहाँ पे। इसका मतलब यही है इस फिगर का मतलब, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं है। बस आपको आप समझिए कि इस जगह पे हमने कोई यहाँ पे आप देखोगे तो फील्ड लाइंस काफ़ी नज़दीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो फील्ड लाइंस दूर दूर है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे इंटेंसिटी कम है, स्ट्रेंथ कम है, बस दैट्स ऑल। ओके, इतना ही है, ये सब सारा पढ़ोगे तो उसमें आपको यही मिलेगा, राइट। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, या मैं बोलता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस कैसे होंगी, और नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस कैसे होंगी। ये आसानी से आप फोर्स के थ्रू भी निकाल सकते हो, लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया आपने और यहाँ पे एक दूसरा चार्ज रखा Q, तो यहाँ पे फील्ड, अगर फील्ड का डायरेक्शन मतलब फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो वही जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही फील्ड का डायरेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर रखोगे तो फील्ड का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब यहाँ पे ये देखिए Q0 तो हमेशा पॉजिटिव होता है, टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये जो है ये क्या है, ये नेगेटिव होना चाहिए, और ये क्या है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। कैसे भाई, फोर्स की वैल्यू से निकाल सकते हो, फोर्स बाई Q0, ये तो ई है, ई होता है, और ये आपका KQ/R स्क्वायर आएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ये आएगा, राइट, समझ यार। पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है देख सकते हो, देखिए कुछ पॉइंट्स है कि बेसिकली ये क्या है, ये किसी भी चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होगी इसके आसपास के एरिया में, वहां पे हम क्या करेंगे, अलग अलग पॉइंट्स में देखेंगे कि इस पॉइंट इस जगह पे कैसा होगा, इस जगह पे कैसा होगा, और सारे को इस जगह पे कैसा है, इस जगह पे कैसा है, इस जगह पे कैसा है, इन सबको हम ज्वाइन करते हैं। उसी तरह से इस जगह पे कैसा है, इस जगह पे कैसा है, इस जगह पे क्या करते हैं, सभी जगह ज्वाइन करते हैं। इस जगह पे कैसा है तो इस जगह पे सबको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये एक डायग्राम बना देते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं, ठीक है। इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये लाइंस इमेजिनरी होती हैं, हालांकि यहाँ पे वैल्यू होगी, वैल्यू एग्जिस्ट करेगी आप, लेकिन यहाँ पे लाइंस हम इमेजिनरी बनाते हैं जिससे कि आप किसी को समझाया जा सके। उसी तरह से आप देखिए इसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि ये जो लाइंस होती है ना, 2 लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, कभी भी कट नहीं करेंगी एक दूसरे को, राइट। तो यानी कि क्या करेंगे भाई, कभी कट नहीं कर सकता, इसका क्यों ऐसा नहीं कर सकता, अगर कट करेंगी, सपोज करें किसी जगह पे कट करेंगी, ये लाइन सपोज करो कि बाई चांस कट कर गई तो क्या हो जाएगा, इस जगह पे 2 डायरेक्शन मिलेगा फील्ड का, इधर भी फील्ड का डायरेक्शन होगा और इधर फील्ड का डायरेक्शन होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पे कट नहीं कर सकती। अब इसीलिए यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इनकी फील्ड लाइंस को ऐसे बनाया गया है, इस तरह से बनाया गया है। अब लोग ऐसा क्यों हो रहा है भाई, एक दूसरे से भाग रहे हैं क्या, भाई आप ये यहाँ पे अगर वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू आपको इस तरह से ही मिलेगी कि ये लाइन इस तरह से बनेगी, मतलब यहाँ पे कोई फील्ड लाइंस नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे फील्ड 0 है, राइट। फील्ड 0 है तो ये डायग्राम आपको तभी देखने को मिलेगा अगर आप यहाँ पे वैल्यू वगैरह पुट करोगे और यहाँ वैल्यू रियलाइज करोगे, तो इस तरह से आप डायग्राम ये करोगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको, ये अभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, और ठीक है ना, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती फील्ड लाइंस। अदरवाइज क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि वो फिर क्या होगा, एक ही जगह पे 2 अलग अलग डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत आप इसको प्रैक्टिकली समझिए कैसा है, प्रैक्टिकली इसको समझिए कैसा है कि देखिए सपोज करिए कि ये बोर्ड है और इस बोर्ड पे मैं लाइट डाल रहा हूँ, तो एक बल्ब की वजह से जो लाइट आएगा इसके ऊपर, वो लाइट कुछ पड़ेगा, जो भी लाइट होगा, सपोज करिए कुछ मैं बोलता हूँ कि इसी बोर्ड पे मैंने 4 लाइटें डाल दी, 4 बल्ब की लाइटें यहाँ पे लगा दी यहाँ पे डाल दी, तो क्या होगा, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। ऑफ कोर्स इतना सिंपल सा बात आप समझते हो कि यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। तो बेसिकली क्या होता है, लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है,
एक की वजह से जो लाइट इंटेंसिटी है उससे 4 गुना ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ रही है। मतलब ये लाइट इंटेंसिटी यानी कि एक गिवन एरिया में जो लाइट पड़ रही है वो बढ़ रही है। इसका मतलब कि गिवन एरिया में लाइट का फ्लक्स बढ़ रहा है। फ्लक्स मतलब कि गिवन एरिया में जो फील्ड लाइंस पड़ रही है, किसी गिवन एरिया में जो फील्ड लाइंस पड़ रही है यानी कि फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। ओके, या ऐसे बोल सकते हो कि कैसे इसको बोल सकते हो, किसी गिवन एरिया में जो फील्ड लाइंस गिरती है उनको ही हम फ्लक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिर रही है, राइट। तो यहाँ पे ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हो, राइट। समझ गए कि जैसा मैंने आपको समझाया वो चीज़ बहुत आसान, सबसे आसान एक एग्जाम्पल है। और यहाँ पे इसी को पानी के हेल्प से समझाया गया है। जैसा इन्होंने एग्जाम्पल दिया है उसमें आगे चल के वो उन्होंने पानी वाटर का हेल्प लेके ये किया गया, उसको समझाया गया है, ठीक है। फॉर तो अब इसको देख लेते हैं। सपोज कि यहाँ पे देखिए प्लस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव को एंटर करती है। प्लस से माइनस की तरफ यहाँ पे प्लस से निकलेगी और माइनस को एंटर करेगी, ठीक है। फ्लक्स अब दो देखिए, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होंगी वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। मतलब क्या है, कितने फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है यहाँ पे कितने हैं, अगर सेम मैग्नीट्यूड है तो 14 ही एंटर करने चाहिए। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जितना यहाँ से निकल रहा है उतना ही अब इसमें एंटर करेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर ऐसा नहीं होता मतलब यहाँ पे बोलता कि 4Q है, 4Q और यहाँ पे -Q है, तो क्या होगा, प्लस यहाँ से जितने फील्ड लाइंस निकलेंगे उससे 4 गुना कम फील्ड लाइंस यहाँ पे एंटर करेगा। मतलब सपोज करें एक ये है और एक ये है, एक ये है, ठीक है ना, एक तो ये है, ठीक है, और ये एक इस तरह से फील्ड लाइंस आपकी बनेगी। सपोज करो तो कितने फील्ड लाइंस निकले भाई, 3 4 5, ये सब निकल रहे हैं, सब निकल रहे हैं, 1 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, 10 और 11 और ये 12, ऐसे मैंने बना दिया। अब एग्जाम्पल यहाँ पे कितने हैं, ये 3 है और भी मान लीजिए कुछ निकल रहे हैं, 13 14 इस तरह से, और 15 16 17 18, तो इसका ये 1/4 ही इसमें आएगा। 1/4 18 19, एक और ले लेता हूँ, 19 और 20 कटेगा नहीं एक दूसरे को, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो गई है, तो इसका 1/4 कितना होगा, 20 का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है चार्ज, एक तो मतलब यहाँ पे चार्ज कैसे होगा, तो ये इस तरह से चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से एंटर करेंगे, इस तरह से। मतलब यहाँ से 20 अगर यहाँ से निकल रही है तो यहाँ पे 5 ही एंटर कर रही है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब 4 गुना कम एंटर कर रही है, क्योंकि चार्ज यहाँ पे 4 गुना कम है, ठीक है। फुली समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें, इसी को एग्जाम्पल देके समझाया गया, पानी का एग्जाम्पल देके समझाया गया, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे देखिए अब एक पेज का, यहाँ पे पेज का एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। देखिए कि फ्लक्स, सपोज यहाँ पे लाइट में ऐसे डाल रहा हूँ सीधे, तो लाइट डालने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ब्राइटनेस आएगी, लेकिन वहीं पर क्या करता हूँ कि सपोज यहाँ पे लाइट डाल रहा हूँ लेकिन बोर्ड को मैंने ऐसे कर दिया, लाइट इधर से डाल रहा हूँ लेकिन बोर्ड ऐसे कर दिया, तो इस पर कितना लाइट पड़ेगा, यहाँ पे कम से कम लाइट पड़ेगा, बिल्कुल लाइट 0 पड़ेगा। उसी तरह से अगर घुमा लिया ऐसे तो थोड़ा सा लाइट पड़ेगा, पूरा इधर कर लिया तो जितना इधर से निकल रहा है पूरा लाइट इस पर पड़ेगा। आई बात समझा। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है, जो एरिया है अब मतलब जो है फील्ड लाइन्स है, देखिए ये फील्ड लाइन्स है, ये फील्ड लाइन्स इस एरिया के परपेंडिकुलर अगर एंटर कर रही हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे पूरा फ्लक्स मैक्सिमम हो गया यहाँ पे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि अगर ये पेपर या एरिया अगर कोई एंगल बना रहा है तो उस पर फील्ड लाइन्स वेरी, मतलब इससे जो फील्ड लाइन्स इस पर एंटर करेंगे वो वेरी करेंगी, राइट। तो यहाँ पे फ्लक्स को देखिए, फ्लक्स हालांकि एरिया देखिए, एरिया जो है कैसा है, स्केलर की वेक्टर है, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए एरिया को यहाँ पे वेक्टर माना जाता है, एज्यूम किया जाता है। याद रखिए यहाँ पे क्यों एज्यूम किया जाता है, क्योंकि इसके आगे जो टॉपिक्स हैं, जो चीज़ें इसका जहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पे जो है ना, ये ऐसा करने पे ही वो रिजल्ट आएगा, तो इसलिए यहाँ पे एज्यूम किया जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे आप समझिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब निकाला जाता है तो उस समय
एरिया को वेक्टर एज्यूम किया जाता है, और जब वेक्टर है तो वेक्टर में दो चीज़ें होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो जो भी होगा वो एरिया तो निकालोगे आप, एरिया जैसा भी होगा, स्क्वायर, सर्किल, ट्रायंगल, जो भी, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन जो होता है वो उसका प्लेन के परपेंडिकुलर, ये प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का, इसका प्लेन का परपेंडिकुलर एरिया का डायरेक्शन होगा, राइट। यानी सपोज करिए अभी ये है, ये प्लेन है, तो ये इसका परपेंडिकुलर, ये जो है ना, ये प्लेन का परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन। कैसे मैं करूँ, इसको कर देता हूँ अभी। देखिए अब ये प्लेन का डायरेक्शन, ये प्लेन है और प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, राइट। आप बोलोगे सर डायरेक्शन ये तो परपेंडिकुलर इधर भी है, इधर भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं कि बाय कन्वेंशन जिधर फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही हम लेते हैं, जिधर फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही लेते हैं हम इसका। अगर आप मतलब ये उधर वाला, ये वाला पार्ट लेते हैं जिधर फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर का ही लेते हैं, राइट। अब मान लीजिए कि ये सपोज करिए ये फील्ड है और यहाँ पे ये जो है ना, ये प्लेन, इसको कुछ आपने क्या किया, किसी एंगल पे रख दिया, इसको किसी एंगल पे जब रख दिया यानी कि इंक्लाइन कर दिया, तो एरिया वेक्टर कैसा होगा, इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर एरिया वेक्टर होगा, ये वाला इस प्लेन के परपेंडिकुलर, राइट। ये चीज अगर मान लीजिए क्लोज सरफेस है तो क्या करोगे, तो मान लीजिए सपोज अगर क्लोज सरफेस कोई स्फीयर है तो क्या करोगे, तो स्फीयर में हमेशा आउटवर्ड जो एरिया होता है वो पॉजिटिव लेते हैं, आउटवर्ड एरिया को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे डिफाइन करते हैं, फ्लक्स को डिफाइन करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करते हैं, फील्ड वेक्टर और जो एरिया वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट, इसको ऐसे याद करते हैं, मतलब इसको डॉट प्रोडक्ट या ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा, ये हम इस तरह से इस्तेमाल, मतलब इस तरह से हम इसको याद रखते हैं, या इस तरह से डिफाइन किया गया, फ्लक्स इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट ऑफ फील्ड एंड एरिया वेक्टर, राइट। ये आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। देखिए यहाँ पे जैसा मैं बता रहा था कि हमेशा क्लोज सरफेस अगर है तो उसमें एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऐसा आता है, और अगर प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर रहेगा, ठीक है, एरिया वेक्टर। ये आसानी से, ये फ्लक्स आपका इतना ही है, इतना ये इस तरह से रहेगा, और ई डॉट डेल्टा एस मतलब एरिया वेक्टर, इस तरह से हम फ्लक्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है, ये फ्लक्स को डिफाइन करते हैं, राइट। यहाँ पे अगर इनके बीच में एरिया, अगर इनके बीच में एंगल 0 है तो cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर 90 डिग्री है, क्या 90 डिग्री का मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सपोज करिए कि एरिया, सपोज करिए कि ये प्लेन है और इसमें फील्ड ऐसे होगा, फील्ड ऐसे होगा, तो फील्ड अगर ऐसे है और एरिया वेक्टर भी ऐसे है तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, एंगल 0 डिग्री होगा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्लक्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर मान लीजिए इधर से है तो, इधर से अगर है तो, इधर से अगर है, ठीक है, तो अगर इधर से है तो क्या होगा, तो एरिया वेक्टर, ये फील्ड का डायरेक्शन होगा, एरिया वेक्टर ये है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, एंगल 90 डिग्री होगा, और एंगल 90 डिग्री होगा तो cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। तो यानी कि परपेंडिकुलर किसी सरफेस से परपेंडिकुलर ज़्यादा ज़्यादा अगर पास कर रहा है तो हम बोलेंगे कि फ्लक्स उसका ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने कि भाई पानी फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, और एक आप रिंग ले लेते हो, और रिंग ले लेते हो और आप रिंग को घुमा सकते हो, तो उसमें फ्लक्स कम मैक्सिमम होगा, ऐसा इन्होंने जानने की, मतलब दिखाने की कोशिश की है, आपको एक्सपेरिमेंटली बताने की कोशिश की है। तो फील्ड लाइंस जो समझिए, फील्ड लाइंस का डायरेक्शन वही है जो पानी के फ्लो का डायरेक्शन है। अब जो रिंग है, सपोज कि पानी के फ्लो का डायरेक्शन ये है और रिंग ऐसे है, तो रिंग अगर आप ऐसे रखोगे ये इस तरह से, तो ये पूरा ज़्यादा ज़्यादा पानी इससे पास करेगा, लेकिन अगर ऐसे आपने कर दिया, सपोज कि ऐसे कर दिया रिंग को, तो इसके अंदर से कैसे पास करेगा, अंदर से बिल्कुल पास नहीं करेगा, रिंग के अंदर से पास नहीं करेगा, तो 0 फ्लक्स होगा, 0 पानी उसके अंदर से पास करेगा रिंग के, तो उसको हम बोलेंगे 0 फ्लक्स। अगर किसी एंगल पे होगा तो कुछ पानी पास करेगा इस, ठीक है, उसको 0 नहीं बोलेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी उसकी, राइट। तो ये फ्लक्स बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो यहाँ पे फ्लक्स।
आपको एग्जाम्पल से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये देख सकते हो इसको, तो यहाँ तक आप कर लीजिए और इसके बाद आने वाले टॉपिक में हम जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल हम स्टडी करेंगे, स्टार्ट करेंगे। राइट, थैंक यू।